Hello friends, it's Dr. Avinash Sharma and you peoples are watching Rashtriya classes. Student, today we are going to discuss the body wall structure of insects. इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में कंटेंट बहुत कम यूट्यूब पे अवेलेबल है और नेट पे भी बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए मैंने इस वीडियो को हिंदी में उनके लिए बनाया है। और वैसे तो हमारी ज़्यादातर वीडियो जूलॉजी और बॉटनी में ही आती हैं। चलिए मूविंग अहेड। देखिए जो बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है, तो जो आपका इंसेक्ट हैं इनकी बॉडी वॉल के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। बॉडी वॉल के मेन कंपोनेंट हैं क्यूटिकल, उसके नीचे आपकी आ जाती है एपिडर्मिस और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्यूटिकल जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है, और क्यूटिकल की हम नेचर की बात करें, ये सबसे आउटर लेयर है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो नॉन सेलुलर है, यानी कि इसके अंदर अकोशिका यानी कोशिका विहीन संरचना होती है, जो कि एपिडर्मिस द्वारा बहुत सारे जो एंजाइम्स या सिक्रीशंस निकलते हैं उनसे इस क्यूटिकल का निर्माण होता है। दूसरा क्यूटिकल एक बहुत टफ लेयर होती है जो कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट से जो इंसेक्ट्स को बचाती है, और इंसेक्ट्स की जो आउटर लेयर होती है इसी की प्रेजेंस की वजह से बहुत टफ होती है, और वो अनडाइजेस्टेबल होती है, जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। तो जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल को सब डिवाइड किया गया है एपिक्यूटिकल में हमने, और आपका प्रोक्यूटिकल में। अब एपिक्यूटिकल जो है उसके भी स्तर हैं, लेयर्स हैं। सीमेंटिंग लेयर, जो सीमेंट लेयर है, इसका काम क्या है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका काम जो है वो जोड़ने का काम है। इसकी जो नेचर है वो लाइपोप्रोटीन की तरह से, जो लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से जो सीमेंटिंग मटेरियल बनता है उसके टाइप की इसकी प्रवृत्ति होती है। उससे नेक्स्ट है आपकी वैक्स लेयर। जो वैक्स लेयर होती है, इसका जो मेन काम है वो वाटर के लिए नॉन परमेबल बनाना है जो बॉडी वॉल को इंसेक्ट के जी। और इससे जो नेक्स्ट आ रही है आपकी वो पॉलीफिनोल लेयर है। पॉलीफिनोल जो है ये फिनोल युक्त एक स्तर होता है जो जिससे कीटों के अंदर रंग आता है। डिफरेंट जो कलर जो हमें कीड़ों के अंदर दिखाई देते हैं उसी के कारण होते हैं। फिर उसके बाद इससे नीचे आ जाता है आपका क्यूटिकलाइन जो लेयर है, ये या क्यूटिकलाइन स्तर। यह रंजकों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के लाइपोप्रोटीन से बनता है। ये लाइपोप्रोटीन एपिडर्मिस कोशिकाओं से यहाँ पर आता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जो भी क्यूटिकल की फॉर्मेशन होती है वो एपिडर्मिस के सिक्रीशन के द्वारा ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने अब बात हम थोड़ी सी प्रोक्यूटिकल की भी करते हैं। तो प्रोक्यूटिकल जो है वो दो भागों में सब डिवाइडेड की गई है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। बहुत सी बुक्स में आपको एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल में भी सब डिवीज़न मिल सकता है। यहाँ देखिए एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल ये आपको दिखाई दे रहा है। और उसके नीचे एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट, जो यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक बहुत ही पतला सा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो 0.5 माइक्रोन, थोड़ा कमती बढ़ती भी का स्ट्रक्चर होता है, और ये बेस प्रदान करता है पूरे जो बॉडी वॉल को, एक बेस प्रदान करता है। इससे नेक्स्ट आप देखिए, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। अब क्यूटिकल की जहाँ तक बात आ रही है, जो क्यूटिकल है वह एपिक्यूटिकल क्या कर रहा है। एपिक्यूटिकल सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, और 1 से 4 माइक्रोन तक इसकी मोटाई हो सकती है। ये कमती भी हो सकती है,
ज़्यादा भी हो सकती है। ये 4 स्तरों से मिलकर बना है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या है, सीमेंटिंग लेयर। ये एपिक्यूटिकल के बाहर का स्तर है और लाइपोप्रोटीन की नेचर होती है। मैंने अभी बताया था आपको। वैक्सी लेयर क्या है कि ये उसको नॉन परमिएबल बना देता है पानी के लिए। उसके बाद ये आपका पॉलीफिनोल स्तर, ये फिनोल युक्त होता है और कीटों में रंग पैदा करता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर पैदा करता है। और उसके सबसे नीचे आ जाता है क्यूटिकलाइन लेयर। ये रंजकों द्वारा, ये मतलब एपिडर्मिस का सिक्रीशन है। एपिडर्मिस का सिक्रीशन तो सारे ही हैं। उसकी एपिडर्म और इनकी जो नेचर होती है वो लाइपोप्रोटीन होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइपोप्रोटीन से इसका निर्माण होता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए बाहर ये सीमेंटिंग लेयर है, बाहर बिल्कुल बाहर की और सीमेंटिंग लेयर है। जस्ट इट इज़ फॉलोड बाय आपका वैक्स पैचेस, वैक्स लेयर से फॉलो हो रहे हैं। और फिर आपका या इपिक्यूटिकल आ जाती है, इपिक्यूटिकल। उसके बाद में आपका एक्सोक्यूटिकल और फिर ये एंडोक्यूटिकल, देन आफ्टर एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के क्या है, अंदर हैं ये ग्लैंडुलर सेल हैं। ये ग्लैंडुलर सेल ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं सिक्रीशन के लिए। यही सिक्रीट करती हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं क्यूटिकल के, ये ग्लैंडुलर सेल के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। और उसके बाद फाइनली बहुत पतली सी नीचे है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। थोड़ा होच-पोच होगा, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम थोड़ा सा प्रोक्यूटिकल की बात कर लेते हैं, जो एपिक्यूटिकल से नीचे का जोन है। तो ये क्या है, काइटिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे आप कोई एक नट है, नट के बाहर का स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होता है और उसके बाद एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर आता है, और इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है। और ये क्या होता है कि इन टाइम टू टाइम ये अपनी इन लेयर्स को, जो बाहर की क्यूटिकल है, इसे उतारते हैं। जिससे हम, जिस सांप है, सांप बाहर के अपने स्केल्स या बाहर के जो लेयर को उतार देता है, कि काचली वो उतार देता है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये टाइम टू टाइम इसे उतारते रहते हैं, मल्चिंग करते रहते हैं और इससे बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये सभी कीटों के अंदर ये नहीं होता, ये कुछ ही कीटों के अंदर होता है कि वो अपनी जो बाह्य स्तर को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि बाह्य स्तर का एक कार्य और भी होता है कि ये एक्सक्रीशन का भी काम करता है। इनकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिकेंट्स होते हैं वो सिक्रीट कर जो एपिडर्मल सेल हैं, वो जो बाह्य स्तर है जो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, और एक टाइम के बाद में ये स्तर बाहर बॉडी से जब बॉडी से उतार दिया जाता है। और उतारने के बाद में क्या होता है कि जो कीट है वो दोबारा से इसको सिक्रीट करता है अपनी एपिडर्मल सेल द्वारा, और फिर से अपने ऊपर ये कवच तैयार कर लेता है। लेकिन ये समय पे कीट के लिए बहुत ही रिस्की टाइम होता है कि जो उनके प्रेडिएटर हैं, जो उनको निशाना बनाने वाले, खाने वाले जो जीव हैं, वो ऐसे समय का, मौके का फ़ायदा उठाकर इन्हें मार देते हैं, जो कि आसान हो जाता है इनके लिए। क्योंकि क्यूटिकल बहुत टफ होता है, डाइजेस्ट करने के लिए टफ होता है। तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं या और हम समुद्री कीटों की बात करें तो फ़िश हैं, वो इन कीटों को नहीं खाती। लेकिन जब इस वाली पोजीशन में होते हैं तब उस टाइम पर तो ये जो प्रेडिएटर हैं वो इन कीटों को खाने लगते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोक्यूटिकल की मैंने बताया था 0.2 से 10 माइक्रोन तक इसका जो स्तर होता है मोटा, और भारी स्तर जो है इसका वो है एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल का एक टाइम के बाद ये चेंज होकर स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, और जो मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है और स्ट्रॉन्ग लेयर बनाती है, और ये प्रोटेक्शन और बढ़ा देती है जो कीट की बॉडी की। अब स्टूडेंट्स, जो इसका एक्सोक्यूटिकल के अंदर क्या और होता है, इसके अंदर
क्यूटिकलिन और रंग प्रदान करने वाले पदार्थ जिनमें कैरोटीन और मेलानिन प्रमुख है, ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं और ये पिगमेंटेशन देते हैं। जो कीट है या जो आपका इंसेक्ट है, इसको कैमोफ्लाज प्रदान करते हैं। अब रंगीन होने का क्या लाभ है इनका रंगीन होने का लाभ ये है कि ये कहीं भी बक सकते हैं, झाड़ियों में, और जैसे एनवायरनमेंट में होते हैं कीटों के शरीर का रंग और संरचना लगभग वैसी ही होती है, क्योंकि वो भी इनके लिए एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन की एक जो टाइप है उनमें से ही एक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम एंडोक्यूटिकल पे। क्यूटिकल का जो भीतरी भाग है वो काफ़ी मुलायम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका जो कंपोजिशन है वो काइटिन और प्रोटीन है। क्या है वो? काइटिन और प्रोटीन। ठीक है, काइटिन इसके अंदर क्या है, काइटिन इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, 25 से 60% भाग इसका काइटिन होता है। और इनका जो कंपोजिशन है इसके बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है या आपके लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की जा रही हैं। अब क्यूटिकल के जो कार्य हैं, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ क्यूटिकल, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर ए इंसेक्ट। देखिए क्या काम है इसका, शरीर की शेप। पहला क्या है? शेप। आप जब भी कुछ जो ऐसे कीट हैं या कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर से क्यूटिकल उतारेंगे तो वो बिल्कुल उनकी बॉडी की शेप की होगी, बिल्कुल शेप की होगी, और उसके उतारने के बाद वो उनके जो बॉडी होगी वो उतनी सॉफ्ट होगी जैसे कि उबला हुआ अंडा होता है। तो ये क्या करती है, एक तो उनकी बॉडी को शेप प्रदान करती है, और दूसरा क्या काम है कि शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, क्योंकि हार्ड होती है, टफ होती है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है बॉडी को, जिससे कि उसके इंटरनल ऑर्गन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और वहीं भाई स्ट्रॉन्ग है तो, और साथ के साथ में एक और खूबी है कि इसमें लचीलापन भी है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हुई होती है, और इसमें कीट को दौड़ने में, उड़ने में, सब चीज़ों में ये हेल्प करती है। और क्यूटिकल का आप पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं तो अगर वो कीट कहीं से एक्सपोजर से बच जाए, उसकी आंखों में ना जाए पेस्टिसाइड, तो क्यूटिकल को ऊपर गिरेगा तो कीट को कोई बहुत बड़ी हानि उससे होने वाली नहीं है ना। और ये क्या करती है कि आप सभी जानते हैं कि कीड़ों जो कीट हैं इन्हें पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है, और ये अधिकतर अपना पानी जो है जो भोजन करते हैं उसी से ही प्राप्त करते हैं। तो पानी की कमी हो सकती है, उसी के कारण मृत्यु हो सकती है। ये क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को भी रोक देती है। इसके बाद आहार नाल का अगला भाग बनाना, भोजन संचित रखना, और पोषणियों से पीस कर पाचन में सहायता करना, कि उसकी जो पोषणी है उसके अंदर पेबल्स होते हैं या क्यूटिकल के स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग इंसेक्ट्स में, अलग अलग टाइप के, उसे घिसकर उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, उसे मैस्कुलेट कर देते हैं, जैसे हमारे दांतों से पीसते हैं, और उसे पाचन में मदद करते हैं उसकी। अब उसके बाद की नीचे की लेयर रह जाती है आपकी एपिडर्मिस, जैसे कि हमारे भी होती है। अब हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। ये जो है काफ़ी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है बहुत सारे सब्सटेंस जिनके द्वारा फॉर्मेशन होता है क्यूटिकल का। एपिडर्मिस का प्रमुख कार्य क्या है, हम अगर वर्क की बात करें तो प्रमुख कार्य है इसका क्यूटिकल का निर्माण करना। इसके अनुसार इसमें लाख उत्सर्जन इत्र प्रतिकर्षण ग्रंथियाँ के रूप में जो उपस्थित होते कुछ अंग, जैसे सीटी है, हेयर्स हैं, उनका भी जो, या ब्रिसल्स हैं, उनका भी जो निर्माण होता है इसी के द्वारा होता है। जो रूट हेयर्स है इसी में होती है, और सीटी जो होता है वो उसकी फॉर्मेशन एपिडर्मिस के से ही शुरू होती है। अब आ जाते हैं फाइनली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि 0.5 माइक्रोन मोटाई की एक पारदर्शक कोशिका रहित झिल्ली है, और इसका क्या काम है, ये इनको बेस देती है एपिडर्मिस को, है ना। इसका काम उसे बेस देने का है। अब इसके बाद हमारे पास और क्या बचता है कि जो बॉडी वाल है
उसके अंदर और क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या अवयव हैं। क्यूटिकल का बाहरी, अब इसमें हम बताते हैं, क्यूटिकल का बाहरी स्तर में बहुत सारी चीज़ें निकली होती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न, इसमें क्या होता है, बहुत सारी बहुवृद्धियाँ होती हैं बाहर की ओर निकली है। पहली प्रकार की जो ये है, कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। इनमें एक तो क्या हो गया, बहुवृद्धियाँ, जो कि क्यूटिकल की कलाओं के जोड़ द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनमें कौन आ जाता है, आपका शूक आ जाते हैं, स्पूर्स आ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर की जो बहुवृद्धियाँ हैं, जो क्यूटिकल से दृढ़ता रूप पूर्वक जुड़ी रहती हैं। अब ये क्या है, जो शूक हैं, स्पूर्स हैं, ये जो मतलब सीटा और ये बॉडी से अलग भी हो जाएंगे और दोबारा से इनका रिफॉर्मेशन भी हो जाता है। बाल हैं, बाल बॉडी से अलग भी हो जाते हैं और फिर से रिफॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्डली जुड़े हुए नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बहुत बॉडी से बहुत ही मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर उसे निकाल लेंगे तो डैमेज भी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा होगा और उसे दोबारा बनने में उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीटा की, यानी शूक। ये प्राय रोम के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक शूक अपने आधार पर एक संधि कला में एक वलय द्वारा लगा रहता है। संधि कला की संरचना हाइपोडर्मल की ट्रामोजन कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, इससे थोड़ा आप माइंड करेंगे, एक्सक्यूज मी, है ना, ट्रामोजन कोशिकाओं से होता है। प्रत्येक सूक जनन से उत्पन्न खोखली संरचना है। यह बाह्य क्यूटिकल के प्रसार के रूप में विकसित होती है। सूक की मदद से कीटों का वर्गीकरण में काफ़ी मदद होती है। और सूक जो होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हैं बॉडी के ऊपर, दूसरे से सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होता है कि कभी कभी इन्हें लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सीटा के द्वारा ये मूव भी करते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, सूक के जो मुख्य अवयव हैं, देखिए जो आपके सीटा हैं, इनके टाइप का हम डिस्कशन कर रहे थे। देखिए ये क्या है, क्लॉथिंग हेयर्स, यानी कि आवरण शूक। जैसा कि नाम से ही इसके से पता चल रहा है, ये उसके जो आवरण बनाता है, यानी कि उसको कवरिंग का काम करता है। और इसमें धागे के जैसी बहुत सारी संरचनाएं इसके अंदर निकली हुई रहती हैं। और उसके बाद आता है आपका स्केल्स। ये क्या, ये भी एक रूपांतरित आवरण रोम होते हैं। ठीक है, जो स्केल होते हैं ये भी रूपांतरित आवरण रोम होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कवर करते हैं, लेकिन ये थोड़े टफ होते हैं, थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है हमारा ग्रंथिल सूल, यानी ग्लैंडुलर सीटा। अब ग्लैंडुलर यानी कि जैसा कि इनके नाम से ही पता चला, ग्रंथिल, ये क्या करते हैं कि ये ओपनिंग बनाते हैं बहुत सारी ग्लैंड्स की, जो आपके क्यूटिकल के बाहर की साइड में। ठीक है, उसके बाद कुछ जो सीटाज हैं वो सेंसरी ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये संवेदी या सेंसरी सीटा कहलाते हैं। इससे नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर देख, ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए कि सीटा कैसे जनरेट होता है। ये आपके ट्रामोजन सेल है, इससे ये एक खोखली संरचना ऊपर की ओर को ग्रो हो रही है। नेक्स्ट, अब जो इससे प्रोसेस निकले होते हैं, प्रवर्ध यानी कि प्रोसेस, कोई भी आउटग्रोथ बाहर को निकली होती है, तो इसमें क्या है, इसमें है आपके नॉन सेलुलर प्रोसेस है, मल्टी सेलुलर प्रोसेस है और यूनिसेलुलर प्रोसेस है आपका। तो हम बात करते हैं पहले नॉन सेलुलर प्रोसेस की। तो नॉन सेलुलर प्रोसेस देखिए, जो नॉन सेलुलर प्रोसेस हैं वो सब प्रोसेस जो बने हुए होंगे, ये प्रोसेस बने हुए होते हैं क्यूटिकल से। ओके, उसके बाद में जो मल्टी सेलुलर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर क्योंकि सेल आ गया, यानी कि यहाँ पर सेल्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो मल्टी सेलुलर प्रोसेस किससे बन रहे हैं, एपिडर्मिस से।
ये एपिडर्मिस से इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके यूनिसेलुलर प्रोसेस पर। यूनिसेलुलर प्रोसेस यानी कि एक कोशीय प्रोसेस। ये भी छोटी संरचना होती हैं, लेकिन इनका भी जो फॉर्मेशन या सिक्रीशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एपिडर्मिस से ही हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यू वुड फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। तो थैंक यू, जय हिंद, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।